हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बड़े लंबे समय से ये कमेंट देखने को मिल रहा था कि सर लगातार जो है लेक्चर को डालिए, वीडियो को डालिए। तो आपके बीच फिर से वही शारदा केमिस्ट्री वाला अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। और आज हमारा टॉपिक का नाम है फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे अभिक्रिया के रेट को यानी अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को बढ़ाने और घटाने का, इट मीन्स कंट्रोल करने का काम कौन कौन करता है, वही इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शुरू से लास्ट तक। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब तक आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में नहीं बने रहिएगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम थ्योरी दे रहे हैं, जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा और गिल्टी फील होगा, तो बोरिंग फील होगा, और फिर आपको अभी बाहर निकलिएगा तो लास्ट में आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे पूजा या पूजा होता है या कोई भी शुभ जग होता है तो लास्ट तक बने रहने पर ही उसका फल जो है वो मिलता है। अब ऐसे भी जनरली कहा जाता है, हम तो बराबर कहते रहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, इतने दिन से सब्र किए तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए और बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ फैक्टर हैं, जैसे बहुत बच्चा का ये भी इशू था कि सर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं बताते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी तो बोल तो हम देते हैं बेटा, सब चीज़ बोल देते हैं हिंदी में। आप लोग पॉज करके स्लो करके उसको लिखिए, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत लिख भी देते हैं। जैसे आपका पहला फैक्टर दिया हुआ है कंसंट्रेशन। पहला फैक्टर आपका क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? सांद्रण। कंसंट्रेशन का मतलब भी होता है सांद्रण। तो किस पर डिपेंड करेगा? तो सांद्रण पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका दिया हुआ है टेम्परेचर, बताने की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तीसरा आपका प्रेशर है। टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दाब। चौथा आपका दिया हुआ है कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक किस पर डिपेंड करेगा? उत्प्रेरक पर करेगा। प्रेशर का मतलब होता है दाब, दाब पर करेगा। इसके बाद टेम्परेचर का मतलब होता है ताप या तापमान पर करेगा। ठीक है, ये आपका सांद्रण है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि रेडिएशन एंड लाइट यानी प्रकाश या किरण पर करेगा। प्रकाश या विकिरण भी लिख सकते हैं, इस पर करेगा। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ बताया गया। 9 फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नेचर मतलब प्रकृति, किस किस के प्रकृति पर? तो रिएक्टेंट्स यानी अभिक्रिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब होता है प्रतिफल। किस पर? तो अभिकारक और प्रतिफल के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। और यहाँ थोड़ा सा इरर है, पीएच ऐसे लिखाएगा, थोड़ा ऊपर करके इसको ठीक कर लीजिएगा। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जितने भी विलियंस होते हैं वो टोटल के टोटल विलियंस के किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन पर, यानी विलियंस के पीएच पर। वैसे पीएच मान हम लोग पढ़े हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच मान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट का जो बच्चा यहाँ से ना समझेगा वो आपको एसिड बेस सॉल्ट का देख सकता है लेक्चर। ठीक है, क्लास 11th वाले में डाला गया होगा, नहीं होगा तो आपको आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि पीएच वैल्यू एक स्केल होता है। ठीक है, पीएच का एक स्केल होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस कितना का जो एसिडिक इंटेंसिटी होता है, बेसिक इंटेंसिटी होता है, उसको मेजर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। किसी भी माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी वैद्युत स्थिरांक जो होता है उस पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अल्लाह कर रहा है, वैद्युत स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है।
नोट का कुछ पॉइंट लिखे हैं, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 4 एंड 6, 1, 2, 4 एंड 6, ये 9 पॉइंट जो आपको हमने बताया कि जिस 9 पॉइंट पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया का जो गति निर्भर करता है, उसमें से पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 6 नंबर, ये चारों को क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, जरा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ये चारों को मेंशन इसलिए कर रहे हैं, कहता है 1, 2, 4, 6 जनरली इफेक्ट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस। क्या कहता है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और छठा नंबर। तो जरा बैक करते हैं। पहला नंबर आपका कंसंट्रेशन है, दूसरा टेम्परेचर है, चौथा आपका कैटेलिस्ट है। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट और छठा नंबर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है। ये चार ऐसे आपको फैक्टर्स हैं जिस पर लगभग सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं, यानी सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के रेट को प्रभावित करने का काम करता है कौन? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अदरवाइज इसके बाद जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है, पीछे हमने देखा है लाइट हो गया, पीछे प्रेशर को देखे हैं, तो ये सब स्पेशल टाइप्स के केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, सब प्रकार के केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट अब कहता है कि अदर फैक्टर्स आर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स ओनली। कुछ ऐसे दूसरे फैक्टर जो हैं वो आपको कुछ प्रकार के केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, उसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है वो इसी लेक्चर के आगे आप बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल के छोड़ेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको समझाते रहेंगे। लगातार बने रहिए शुरू से लास्ट तक, और लास्ट में अगर ना समझ में आए तो ज़रूर हमको बताइएगा। ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जैसे समझेंगे वैसे हम आपको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आपका स्टार्ट हुआ क्या? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन आरओआर। पहला पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है आरओआर, उसके विषय में कुछ पॉइंट हम मेंशन किए हैं आपके सामने। पहला नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब पहला पॉइंट कहता है कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को जब इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? बढ़ेगा। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट कहता है आरओआर में डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1, एक के कंसंट्रेशन पर कॉमा 2, 2 के कंसंट्रेशन पर कॉमा ऑल, सभी के कंसंट्रेशन पर या नन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी किसी एक पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं। तो किसी पर नहीं भी डिपेंड, यानी मान लो कि जैसे हम आपको इसका कहानी समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग को समझ में आ गया कि किस किस पर डिपेंड करेगा और कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो ज़रा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों पर करता है। जैसे हम इसको समझाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए हम डायग्राम ले रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इधर आप समय लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन यहाँ आपका, ये आपका ले लीजिए रिएक्टेंट्स, एक तरफ आप अभिकारक को लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इधर आपका रिएक्टेंट्स लिया गया है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। कैसे घटेगा और क्यों घटेगा, हम सारे पॉइंट को अभी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे करके घटेगा, ठीक है। तो ऐसे रेट क्या करेगा, वो आपका चेंज करता है, यानी ऐसे जो है रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का घटता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो केमिकल रिएक्शन के रेट में परिवर्तन आता है। दूसरा कहता है कि आरओआर में डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1। जैसे मान लीजिए हम एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने उठाते हैं, जैसे मान लीजिए A + B + C मिलता है। सिंपली हम मान लिए हैं कि A + B + C कोई रिएक्टेंट्स है, वो मिलके आपको D + E का फॉर्मेशन करता है। तो हो सकता है कि इसमें रेट जो है आरओआर ओनली डिपेंड्स अपॉन A, कंसंट्रेशन ऑफ A।
हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल यानी अभिक्रिया का वेग जो है आपका वो केवल कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड करे, अकेले एक रिएक्टेंट पर। हो सकता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्टेंस जो है वो आपका रिएक्शन वो आपको ए पर भी डिपेंड कर सकता है और इसके साथ साथ बी पर भी डिपेंड, यानी दो पर डिपेंड किया। हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेशन ए के सांद्रण पर भी करेगा, बी के सांद्रण पर भी करेगा और सी, यहाँ पर तीन ठो है। हो सकता है इसमें और भी होता तो सब पर कर सकता था। और ऐसा भी कंडीशन आता है जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, किसी भी रिएक्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा। जब हम आगे चलेंगे तो कुछ और चीज देखेंगे इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट का वैसे हम चर्चा किए हैं तो वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, नोटेबल पॉइंट और बहुत ही माइंड थिंकिंग पॉइंट बता रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी इंटरमीडिएट पर डिपेंड नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है उस इंटरमीडिएट पर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। जो मध्यांतर प्रतिफल बनते हैं उस पर कभी भी निर्भर ROR नहीं करता है। तो ये आपका कहानी किसका था, इसका। तो आप ऐसे भी यहाँ से अगर रेट लिखिएगा इसका ROR, इसका रेट लिखिएगा तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ DA अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, DT लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ए के भी रिस्पेक्ट में, बी के भी रिस्पेक्ट में और सी के भी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रेट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, बताओ तो। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है ए बी पर भी कर सकता है, ए बी सी सब पर कर सकता है, या किसी पर भी नहीं कर सकता है, सब कंडीशन आएगा। और ऐसा ही नहीं केवल रिएक्टेंट पर ही नहीं आएगा, प्रोडक्ट पर भी करेगा। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है हम सिंपली जानते हैं कि अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मान लो गेहूं पिसवाने जाते हैं, तो गेहूं जिस रेशियो से घटेगा तो गेहूं पिसवाने जाएंगे तो आटा बनेगा, तो गेहूं जिस रेशियो से हमारा डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी गेहूं घटेगा। लेकिन जितना तेजी से गेहूं घटेगा उतना ही तेजी से उसका प्रोडक्ट क्या, आटा उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो डिपेंड तो दोनों पर किया ना, कि वो अगर आटा तेजी से बन रहा है इससे भी हम समझ जाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, और गेहूं तेजी से घट रहा है इससे भी समझ जाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस पर ही नहीं प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। DD अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन DT। तो रिएक्टेंट पर तो करता ही है, प्रोडक्ट पर भी करता है, हमने समझा दिया कैसे करेगा। जब प्रोडक्ट का बनाइएगा यहाँ पर डायग्राम प्रोडक्ट का, तो एक तरफ आप टाइम का ले लीजिए, एक तरफ आप प्रोडक्ट को लिख लीजिए। एक तरफ किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट को, एक तरफ किसको लिखेंगे, टाइम को। और यहाँ पर जब देखिएगा तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। मान लो गेहूं था तो गेहूं 50 किलो लिए था, आधा 20 मिनट में क्या हो गया, 20 किलो या 10 किलो के करीब आ गया। लेकिन आटा जो शुरू में था तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और जीरो से बढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ, ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए इसको, कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया। इसका डिटेल में अध्ययन जो है रेट लॉ में हम लोग करेंगे, रेट लॉ रिलेशन पढ़ेंगे। तो रेट लॉ अगला टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। वेग नियम, उसमें डिटेल स्टडी इसका करेंगे। डिटेल स्टडी जो है मुख्य रूप से विस्तार में पढ़ेंगे, कहाँ, रेट लॉ में पढ़ेंगे। आगे बढ़े, आ गया समझ में यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, टेम्परेचर। अगला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, तापमान। आप लोग तो जानते हैं, तापमान से परिचित है, वैसे भी अभी गर्मी का सीजन है तो रोज तो मुलाकात होता ही होगा। चलिए देखते हैं टेम्परेचर में क्या कहता है। जनरली ROR प्राय या समांतर रेट ऑफ रिएक्शन। ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, हम शुरू में लिख दिए, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कहता है अभिक्रिया का वेग। तो कहता है कि जनरली ROR इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सामान्यतः हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये जनरल वे की बात बता रहे हैं। नेक्स्ट एक NCERT पॉइंट लिखता है, क्लास 10th में भी लिखता है इस चीज़ को, और जो हम मेंशन करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। कहता है इट इज ऑब्जर्व डेट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, पाया गया है कि डेट ए 10 डिग्री सेल्सियस राइज, ए 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर राइजेज ROR ट्वाइस टू थ्राइस। कहता है कि मान लो, मानने की चीज़ है, मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन ए रिएक्टेंट है, पॉइंट नंबर 2 को समझा रहे हैं जो NCERT लिखा है, इससे कोई प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है,
इससे कोई प्रोडक्ट बनता है। मान लेते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका शुरू में इनिशियली जो है आपका V1, ठीक है। इसका कुछ समय के बाद t बराबर 0 पर कितना था, t बराबर यानी टाइम ले रहे हैं, ठीक है, t बराबर 0 पर इतना था, और t बराबर t1 टाइम में इसका रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करके क्या हो गया, V2 हो गया। और V2 आपका कितना दिया हुआ है, V2 आपका 2V1 यानी पहला वाला का दुगुना हो गया, ठीक है। तो टाइम t0 था उस समय रेट ऑफ रिएक्शन हम मान लिए हैं कि V1 है, ठीक है। जब t बराबर t1 टाइम था तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना मान लिए, V2 है। टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 था, ठीक है। अब जैसे ही इसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कीजिएगा T1 से कितना, मात्र 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिएगा, वैसे ही आपका T बराबर टाइम T2 कुछ हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका V3 जो होगा वो आपको सीधा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, ट्वाइस से थ्राइस हो जाएगा, यानी ट्वाइस था तो ये 3V के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस टू थ्राइस, सीधा डबल हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत कुछ बताता है। वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं हमारा शुरू में मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड था, मान लेते हैं, या जो अमाउंट बन रहा है वो 5 मोल पर सेकेंड है शुरू में। उसका रिएक्शन रेट डबल हो गया तो 10 मोल पर सेकेंड हो गया। तो 10 मोल पर सेकेंड यानी पहले 5 मोल पर सेकेंड था, ठीक है, और उसके बाद वो 10 मोल पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और देन आफ्टर 10 मोल के बाद 10 मोल पर मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हमने क्या किया 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो 10 मोल पर सेकेंड में कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो 20 से कितना हो गया, 30 हो गया। जैसे ही 30 होगा वैसे ही उसके रेट क्या हो जाएंगे, ट्वाइस, दुगुना से 3 गुना हो जाएगा। तो 5 से 10 हुआ था, अब 10 से सीधा कितना पर चला जाएगा, 15 पर चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसा कि एनसीईआरटी का पॉइंट था वो हमने बताया। नेक्स्ट पॉइंट हमने नीचे लिखा है कि फॉर डिटेल स्टडी, इसको पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आरएनएस इक्वेशन है, आगे हम लोग को पढ़ना है। आरएनएस इक्वेशन में देखेंगे कि ये टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करता है। उम्मीद है आपको टेम्परेचर भी समझ में आ गया होगा कि तापमान पर कैसे वैरी करता है। चलिए इसको लिखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4 आ गया, 3 कहाँ गया, 3 है इधर। चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, पहले प्रेशर को देख लेते हैं, फिर हम लोग किसको देखेंगे, 4th नंबर पॉइंट को देखेंगे। तो पॉइंट क्या कहता है कि प्रेशर, दाब पर जो प्रभाव पड़ेगा सो, तो जनरल एक पॉइंट हमने आपको बताया है, कहता है कि प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शंस। जितने भी गैसियस रिएक्शंस होते हैं, गैसियस रिएक्शंस देखो हमने इससे पहले भी चर्चा किया था और बार बार चर्चा करते हैं। रियल गैस पढ़ाए थे, आइडियल गैस पढ़ाए थे, सॉल्यूशन में पढ़ाए थे, वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन उसमें वहाँ पर बताए थे, डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट बताए थे, वहाँ पर चर्चा किए थे। हम एक चीज़ बार बार कहते हैं, उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि जब कभी भी गैस का चर्चा होगा, जब कभी भी बेटा गैस का चर्चा होगा तो एसटीपी और एनटीपी को नहीं भूलिएगा। ये जैसे हमारा 2 हाथ होता है, वैसे ही जैसे हमारा सर है, जिंदा है, तो ये रहना चाहिए, वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको मानक ताप और दाब बोलते हैं, इसकी आवश्यकता। तो जब कभी भी गैस का चर्चा होगा तो एसटीपी का, एनटीपी का चर्चा होगा। इट मीन्स गैस का अगर चर्चा होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर का चर्चा होना ही होना है, और टेम्परेचर और प्रेशर का जब चर्चा होगा तो गैस का चर्चा वहाँ होना ही होना है। अब देखिए, कहता है कि प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन। जितने भी गैसियस रिएक्शंस होते हैं, गैसियस रिएक्शन, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देते हैं, वैसे हमने सॉल्यूशन में इस चीज़ को पढ़ाया है, तो एक सिंपल एग्जाम देते हैं। लिक्विड में हमको गैस को मिलाना, लिक्विड में क्या करना है, गैस को मिलाना है। जैसे हम लोग सोडा पीते हैं, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, तो उसमें जब गैस को डाला जाता है तो हाई प्रेशर के साथ डिजोल्व किया जाता है। तो किस वहाँ भी क्या होता है, केमिकली रिएक्ट करवा के उसको क्या करते हैं कि हाई प्रेशर के साथ उनसे मिलाते हैं। तो बहुत सारे गैसेज हैं, तो गैसेज को आपस में, गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड्स करें, एक दूसरे से कोलाइड्स करके तेजी से प्रोडक्ट बनाए, तो उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो गैसियस पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट
में होता है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, एक दूसरे से कोलाइड्स करता है तो कोलिजन्स का संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो ऐसे गैसियस रिएक्शंस में प्रेशर भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपका 4 नंबर पीछे था, स्लाइड में आगे पीछे हो गया था। अब कहता है इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे सरफेस केमिस्ट्री में तो खूब पढ़ेंगे कैटेलिस्ट के विषय में, पूरा एकदम कहानी इसका एकदम पूरा ऑपरेशन कर देंगे कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक बोलते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने का भी काम करता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। और ये सब प्रकार के केमिकल रिएक्शन, जितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लगभग सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा कैटलिस्ट करता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि कैटलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट का चर्चा किए हैं वो आपको 2 तरह का कैटलिस्ट लिए हैं। वैसे हम चलेंगे तो आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे प्रभावित करता है। वहाँ पर हम लोग इसके स्टेट पर भी ध्यान देंगे कि अलग अलग स्टेट में पाया जाएगा तो क्या करेगा। फिलहाल उतना हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करके बताते हैं क्या है। ये सिंपली यहाँ पर 2 कैटलिस्ट लिए हैं, एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है। आपके पास दोस्त बहुत होते हैं, एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके साथ रहता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। वैसे दोस्त भी होते हैं जो आपका हाथ खींचते रहता है बराबर। कुछ ऐसे भी आपके पास दोस्त होते हैं जो दोस्त आपका क्या करता है कि आपका हमेशा भला चाहता है, आपके फेवर में होता है, ठीक है। आपको अगर गलत रास्ते पर जाते हुए देखेगा तो वो कंट्रोल करता है, ठीक है। होता तो दोनों दोस्त ही है। तो यहाँ पर भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव सोचता है, एक निगेटिव सोचता है। तो जो पॉजिटिव सोचता है वो अच्छा होता है, जो निगेटिव सोचता है वो बेकार होता है। तो ये भी वही कहानी है कि कैटलिस्ट जो होते हैं, यहाँ पर कहता है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कहता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जबकि वहीं पर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखे हैं बेटा कि प्रेजेंस ऑफ निगेटिव कैटलिस्ट, जो निगेटिव कैटलिस्ट होगा वो डिक्रीज कर देगा, ROR को घटा देगा बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, नाम से ही क्लियर है भाई, किसी को एक्टिव करना है। जैसे गांव देहात में तुम लोग जानता होगा, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको एक्टिव करना है तो उधर से कोई आया, बाबा था, हाँ अरे आपको गाली दे रहा था, अरे कौन गाली दे रहा था, दौड़ जाते हैं लड़ने के लिए। तो किसी को जब एक्टिव करना हो ना तो वो उसके मनसा में जो चलता है वो आदमी पकड़ लेता है कि किसको क्या बोलेंगे। लोग जानबूझ के किसी को चिढ़ाते रहता है। एक्टिव करना हो, किसी को लड़वाना हो तो उत्साहित हो जाए तो उसके लिए हम तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द केमिकल एनर्जी या इनिशिएट द केमिकल एनर्जी, यानी ऊर्जा की वह मात्रा जिस ऊर्जा की मदद से कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रारंभ होना या शुरू हो जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए हम जो एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं वही आपको क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को ही बढ़ा और घटा देता है। तो बढ़ा घटा के उसको एक अल्टरनेटिव पाथ देता है। जैसे हम आपको एक डायग्राम से समझाएं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बेहतर समझने के लिए हम आपके सामने एक डायग्राम पेश करते हैं, उसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ हम क्या करते हैं, इधर टाइम ले लिए, इधर क्या ले लिए, टाइम ले लिए, और एक तरफ हम ले लेते हैं आपको कैटलिस्ट को। किसको लेते हैं, कैटलिस्ट को ले लेते हैं, ठीक है। एक तरफ आपका उत्प्रेरक है और एक तरफ आपका क्या है, टाइम है। एक तरफ उत्प्रेरक है और एक तरफ क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लीजिएगा तो इसमें करेगा क्या कि एक तरफ इसको ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए किसको, रिएक्टेंट्स को ले लीजिए। किसको ले लीजिए, रिएक्टेंट्स को ले लीजिए। है टाइम को छोड़ो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से हम आपको दिखाते हैं। तो एक तरफ आप क्या कीजिए, रिएक्टेंट को ले लीजिए और एक तरफ किसको ले लीजिए, प्रोडक्ट को ले लीजिए, ठीक है। एक तरफ रिएक्टेंट से एक तरफ प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन सिंपल वे में जो होता है अपने से, तो उस समय जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो ऐसा पाथ कवर कर रहा था, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ से यहाँ आपको लाना होगा। जैसे बल्ब है,
वो ऑटोमेटिकली नीचे आए। तो धरती पर रखा हुआ बल धरती को छेद के नीचे नहीं जाता, ये ग्रेविटेशन की चीज़ है, लेकिन बिल्कुल नेचर का वो भी रूल है और नेचर का ये भी रूल है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को आपको एक्टिवेट करवाना होगा, तो पहले यहाँ से आपको यहाँ से पकड़ के कहाँ लाना होगा, ये आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाना होगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक ले आइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा तो अपने प्रोडक्ट बनता रहेगा। ये तब का रिएक्शन है, ग्राफ है विदाउट कैटेलिस्ट, इसमें कैटेलिस्ट नहीं है, विदाउट कैटेलिस्ट, इसमें आपका उत्प्रेरक उपस्थित नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कैटेलिस्ट को डाल दीजिएगा, किसको डाल दीजिएगा, कैटेलिस्ट को डाल दीजिएगा, जैसे ही आप कैटेलिस्ट को डालिएगा तो कैटेलिस्ट कहेगा कि बेटा अब उस रास्ते को फॉलो नहीं करना है, उस रास्ते को क्या करना है, फॉलो नहीं करना है। जैसे हम एक एग्जांपल देते तो तुमको समझ में आएगा। गांव देहात में अगर भोज खाने जाना है, इस टोला से उस टोला में भोज खाने जाना है, तो लोग मोटरसाइकिल से जाता है, तो ऐसे 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 घूम के पहुंचता है। और कुछ ऐसा बच्चा होता है जो उधर कौन जाएगा, चौड़े चौड़े क्या करता है, जो ढाब होता है चौड़े चौड़े दौड़ते हुए चला जाता है। मोटरसाइकिल वाला 10 मिनट में पहुंचता है, ये आपको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट में पहुंच जाता है। खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, ना एक्सीडेंट का ना किसी चीज़ का चांस है। तो अभी टेक्निकल दौर है, तो टेक्निकल दौर में हम बार बार चर्चा करते हैं, आज टेक्निकल दौर है, तो इसमें हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो आपको सुपीरियर पाथ होता है, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्टर्बिंग पाथ होता है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सेक्टर का लंबे विधि से जानिए जरूर, लेकिन सॉल्व करने का कोशिश हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से कीजिए, और उसी में कोशिश कीजिए कि सबको इन्वॉल्व कर दे। तो जैसे ही हम कैटेलिस्ट को इसमें डालेंगे, तो कैटेलिस्ट क्या करेगा कि बेटा वैसे मैं जाना है, ऐसे आओ, इधर से ऐसे ही चल जा। जितना काम तुमको इतना एनर्जी में होता था ना, हम तुमको एक दूसरा रास्ता देते हैं, काम उतना ही होगा, उतना दूर का है जा रहा है, बगल से रास्ता है, गांव मोहल्ला होते हुए इधर से एक निकलता है रास्ता, इसी से पहुंच जाएगा। तो ये आपको विथ कैटेलिस्ट है। तो कैटेलिस्ट इसमें क्या किया, कैटेलिस्ट इसमें क्या किया, तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम आपका पॉजिटिव कैटेलिस्ट करेगा, जो आपका भला चाहेगा कि कम समय में आपका काम हो जाए, तो ये रास्ता दे देगा। अब निगेटिव कैटेलिस्ट को ले लेगा, तो निगेटिव वाला, तो क्या विथ कैटेलिस्ट पॉजिटिव कैटेलिस्ट लिखिए। ये कौन सा कैटेलिस्ट है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, जो स्पीड को बढ़ा दिया। यानी ये आपका 10 मिनट में हो रहा था, अभी रास्ता सही से जाके इधर चलाएगा तो 5-7 मिनट में हो जाएगा। और निगेटिव वाला को ले लेगा, तो निगेटिव वाला क्या करेगा, वो तत्व बदमाशी करेगा, इतना खचरा है कि क्या करेगा, यहाँ से लेगा, अच्छा अच्छा तेज बनता है, दिखाते हैं तुमको, अब ऐसे करके एक रास्ता आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका क्या हो गया, विथ कौन सा कैटेलिस्ट, तो निगेटिव कैटेलिस्ट। इसलिए कहते हैं कि कैटेलिस्ट आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो पॉजिटिव वाला बढ़ाएगा, निगेटिव वाला घटाएगा। तो पॉजिटिव वाला, तो ये अब उतना से भला तो यही थे, ऐसे ही चल रहे थे तो अच्छा थे, तो पॉजिटिव इंक्रीज कर देगा और निगेटिव क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उम्मीद है ऑब्वियसली कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लीजिएगा तो वो भी प्रभावित करेगा। जैसे सॉलिड फॉर्म में कैटेलिस्ट को लीजिएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को जितना बढ़ाएगा, पॉजिटिव ही लेंगे, तो जितना स्पीड वो देगा उससे ज़्यादा आपको पाउडर के फॉर्म में ले लीजिएगा, छोटे छोटे ग्रेनुल्स के फॉर्म में लीजिएगा, कंकर उंकर छोटा छोटा चीनी उनी की आकृति में, तो वो सॉलिड बड़ा वाला के अपेक्षा छोटा साइज वाला और स्पीड को बढ़ा देगा। और वही कैटेलिस्ट को आप अगर पाउडर के फॉर्म में ले लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन के रेट को और भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। फिलहाल आपका यहाँ था कैटेलिस्ट पर कैसे डिपेंड करता है, हमने समझा दिया, लिख लीजिए इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैटेलिस्ट का भी कहानी आप लोग को। आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये तो पढ़ा दिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेडिएशंस और लाइट। ये बाबू सब में काम नहीं आता है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ आपको ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस केमिकल रिएक्शंस, जो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है, लिखा हुआ है कि इट इज मोस्टली यूजफुल या इट इज यूजफुल फॉर फोटोसेंसिटिव। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट सेंसिटिव और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या कहता है, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो लाइट की मदद से होता है। जैसे एक बहुत ही सुपर डुपर एग्जांपल हम आपको दे तो आपको समझ में आएगा, सब जानता होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का क्रिया क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो विदाउट लाइट होता नहीं है। क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, उसके बाद सनलाइट चाहिए।
तो ये सब की उपस्थिति में होगा। तो मुख्य रूप से हम पहले ही बताए हैं कि सब 4 पॉइंट जो बताए हैं वो लगभग सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के रेट को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे है जो स्पेशल में यूज होता है। तो भाई ये तो प्रकाश है, तो प्रकाश वाला जहाँ प्रकाश की जरूरत होगी वही ना काम में आएगा, जहाँ जरूरत नहीं होगा उसको ये कैसे प्रभावित करेगा। तो ये कंडीशनल रिएक्शंस हो गया। वैसे रिएक्शंस जो एक कंडीशन के तहत यानी फोटो या लाइट के प्रेजेंस में होता हो या फोटो सेंसिटिव हो या फोटो केमिकल रिएक्शंस हो, उसको आपको लाइट कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक आपका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस भी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप इसका क्या दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका फोटोसिंथेसिस आप आसानी से लिख सकते हैं। और नहीं तो एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख दीजिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे। एक एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं CH4 का रिएक्शन, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवा दीजिए। जैसे ही मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाइएगा इन प्रेजेंस ऑफ Hμ, Hμ मतलब सनलाइट, Hμ मतलब सनलाइट सूरज का प्रकाश, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स के उपस्थिति में जैसे ही करवाइएगा वैसे ही आपका CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन होगा। CH3Cl और HCl का क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दीजिएगा, यानी प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे अभी गर्मी में दोपहर के समय में होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाइएगा तो ROR आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कब, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कब, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाएगा। तो लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज कीजिएगा, उसके तीव्रता को बढ़ा दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये आपको तब काम करेगा जो फोटो सेंसिटिव केमिकल रिएक्शंस होंगे, वहाँ प्रकाश भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। प्रकाश का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता को घटा देंगे तो रिएक्शन का रेट यानी स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया है नहीं आया। काहे बढ़ जाता है, प्रकाश को इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं। फोटॉन्स का संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फोटॉन्स का संख्या बढ़ जाएगा तो वो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देने का काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर पॉइंट कहता है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच मान यहाँ भी गलत लिखा हुआ, पीएच ऊपर होगा। एक ऐसा स्केल होता है जिससे किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर को पहचाना जाता है। 1 से लेके 14 तक अंकित रहता है, उसमें 0 से लेके 7 तक रहेगा। तो 1 से 7 तक आपका एसिडिक नेचर होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। 7 से जितना ज़्यादा होगा बेसिक होगा, और 7 से जितना कम होगा उतना ही एसिडिक नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है कि दिस रिएक्शन, यह अभिक्रिया टेक्स प्लेस विथ एप्रिसिएबल रेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, बट डज नॉट टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम। क्या कहता है कि ये एप्रिसिएबल रेट में होता है, किस में, एसिडिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में कहता है कि डज नॉट टेक बेसिक मीडियम। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दे, आपके सामने एक एग्जाम्पल दे तो आपको समझ में आएगा एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा काम करता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeCN6 इन प्रेजेंस ऑफ Ti3+, यानी आपका आयरन साइनाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयरन साइनाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं Ti3+ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका आयरन साइनाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 4- से ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, FeCN6 3- में कन्वर्ट होता है। और ये आपका रिएक्शन जो करवाया गया है तो कहता है कि जनरली पीएच मान, तो पीएच मान अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस या कोई सॉल्यूशंस आप बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा के या कोई सॉल्यूशन इंटरमिक्स करवा के केमिकली किसी सब्सटेंस को, तो जो एसिडिक नेचर का जनरली होगा तो उसका रेट अप्रोप्रिएटली ठीक होगा। बेसिक नेचर के जो होते हैं उसका रेट जो है उसके रेट को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। तो वही पॉइंट हम लिखे हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ एप्रिसिएबल रेट
इन एसिडिक मीडियम। लगभग ठीक ठाक रेट होता है किस में, एसिडिक मीडियम में। यानी एसिडिक मीडियम कहने का मतलब वैसा मीडियम जिसके पीएच का मान 7 से कम हो, 7 से कम हो। जितना ज़्यादा कम होगा तो उतना एप्रिसिएबल उसका रेट होगा, उतने सही उसके रेट होंगे, आर उतना ही अच्छा होगा बेसिक मीडियम के अपेक्षा। ठीक है, एक रिएक्शन हमने आपको लिखवा दिया कि ये काहे कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब कहता है 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 तो पढ़ा दिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसको बहुत अच्छे से समझेगा बच्चा, हम बार बार कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छा से समझो क्या पॉइंट। अब इसमें देखिए, पहला तो ये होता है कि आपके दो नेचर के सब्सटेंस होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर कहने का मतलब आयनिक जिस पर चार्ज अवेलेबल हो। पोलर कहने का मतलब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे आपके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आरपी से कहते हैं, तो ये दो नेचर के होंगे। एक आपके पोलर नेचर का होगा जिसको हम लोग आयनिक भी बोल सकते हैं, और एक आपको नॉन पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का, जिसको हम लोग नॉन आयनिक बोलते हैं, नॉन आयनिक बोलते हैं। ठीक है, जो नॉन आयनिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, नॉन आयनिक नेचर का होता है। तो जो पोलर वाला होगा उसका जनरली रेट ऑफ रिएक्शन नॉन पोलर के कंपेरिजन में फास्ट होगा, पोलर वाला का ज़्यादा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे दें आपको पोलर के विषय में, तो शायद आपको समझ में आ जाए। एक पोलर का एग्जांपल देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आपको HCl का रिएक्शन हम करवा देते हैं NaOH के साथ। यानी क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करवाइएगा, तो ये आपका पोलर नेचर का है। तो ये जब टूटेगा ना, तो ये आयनिक नेचर में पोलर में है, तो ये टूट जाएगा आपका H+ में और ये Cl- में। और ये आपका किस में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, NaCl और H2O। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बना दिया, NaCl, और क्या बना दिया, H2O। तो ये आपको वेरी फास्ट रिएक्शंस होंगे। क्या होगा, ये बहुत ही तेज रिएक्शंस होगा। ये कैसा रिएक्शंस होगा, बहुत ही तेज रिएक्शंस आपको होगा। और भी आप आयनिक नेचर का और भी एग्जांपल ले सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे इसी में NaCl बना है, NaCl का रिएक्शन करवा दीजिए AgNO3 के साथ। NaCl सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर करवा देते हैं, तो आपका ये भी टूट जाएगा। किस में टूटेगा, Na+ में, और ये आपका किस में टूट जाएगा, Cl- में। ये भी आपका टूट जाएगा किस में, Ag+ में, और ये किस में टूट जाएगा, NO3- में। ठीक है, अब जैसे ही टूटेगा प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो बन क्या जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा NaNO3, और AgCl यहाँ से सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके आयनिक नेचर का कुछ एग्जाम्पल था। ठीक है, आयनिक और पोलर। तो इसका रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। इसका रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। हम एग्जाम्पल अब नॉन पोलर का देते हैं, नॉन पोलर का देते हैं। ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर में क्या कहानी आएगा। जैसे नॉन पोलर का एग्जाम्पल ले लो, जैसे नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करवा दो, तो बनेगा क्या, NH3। आप लोग जानते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। दो नाइट्रोजन है, दो यहाँ लगाइए, 3 यहाँ लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6, 2 3 6। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका नॉन पोलर है। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। जानते हो क्यों ज़्यादा समय लगता है, वैसे केमिकल रिएक्शन होने में समय क्यों लगता है, हमने पिछले लेक्चर में समझाया है, पहला वाला में। समय देखो, रिएक्टेंट्स को एक्टिव बनाना है तो उसके बॉन्ड टूटेंगे। जैसे यहाँ पर ले लो, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, इसको टूटने में समय लगेगा। इसको क्या होगा, टूटने में आपका समय लगेगा, ये आपका टूटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड है, तो ये भी टूटेगा। हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, फिर आपका NH3 है, तो इसके बीच में ये 3 बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों टूट रहा है और ये बन रहा है, और ये टूटने और बनने में आपको जितना समय लगता है, टेक्स टाइम। ठीक है, तो इसको होने में जितना समय लगेगा ना, वही आपको टाइम लगता है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये आपका नॉन पोलर का था। तो ये 3 टूटा, ये 1 टूटा, फिर ये 3 बना, तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये तेज़ी से आयनिक नेचर के हैं, टूट जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है, अभी हम उस पॉइंट को तो एक्सप्लेन किए ही नहीं है, उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको
कि नेचर ऑफ बॉन्ड जो होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि रिएक्टेंट्स के बीच जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड का संख्या ज़्यादा हो जाए। बॉन्ड का अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बाबू क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का संख्या ज़्यादा होगा तो उसको टूटने में ज़्यादा समय लगेगा, बनने में ज़्यादा समय लगेगा, तो टाइम तो खींचेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब रेट स्लो है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो तोड़ने में भी समय लगेगा उसको, स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उसको टूटने में भी समय लगेगा, और जब स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो उसके बनने में भी समय लगेगा। तो बॉन्ड का संख्या अगर ज़्यादा होगा तब वहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दीजिएगा, बॉन्ड की क्षमता को अगर बढ़ा देते हैं, मजबूत कर देते हैं, तो वहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब चलिए कुछ पॉइंट हम लिखे हैं उसका चर्चा करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का भौतिक अवस्था। रिएक्टेंट्स अगर गैसियस स्टेट में होगा तो लिक्विड स्टेट और इसके अपेक्षा ROR इंक्रीज करेगा, ROR इंक्रीजेज ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर किस में लिखा हुआ है, ROR का इनके, यानी गैसियस स्टेट में जब रहेगा तो जनरली फिजिकल स्टेट वैसे होता 5 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन इनकंडेंसी। लेकिन बेसिक जो होता है वो आपको 3 स्टेट होता है। तो 3 स्टेट में आपका गैसियस स्टेट में जो रहेगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा, इसका उससे स्लो होगा, उसका उससे भी स्लो होगा। अब कहता है कि फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे हम एक एग्जांपल ले, फिजिकल साइज, फिजिकल मतलब क्या, बाहरी रूपरेखा। जैसे मान लो कि तुम्हारा शादी होगा ऑलरेडी होगा, ठीक है, तुम्हारा शादी होगा तो कुछ लोग तुमको देखने आएंगे, ऑब्वियसली देखने आएंगे, हम जानते हैं देखने आएंगे, ठीक है। हो सकता है भगवान करे अंधरा हो, बहिरा हो, कन्हा हो, लुल्ला हो, ताकि तुम्हारा कुछ दिखाई न दे, ठीक है, और तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन काम बनाने की बात नहीं है, तुम लोग वैसे ही बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिजिकल साइज तो बाहर से वो क्या देखेंगे, बाहर से यही देखेंगे कि बच्चा देखने में कैसा है, उसका रंग क्या है, नहीं वो मतलब बोलता कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, कपड़ा कैसा पहना हुआ है, ये सब चीज़ दिखाई देगा। हाथ है कि नहीं, पैर है कि नहीं, दिक्कत होगा तो चलवा के दिखवा लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा, गूंगा नहीं है तो बोलवा के दिखवा लेंगे, कान से लगेगा, बहिरा है तो कुछ धीरे से बोलेंगे, आप पूछेंगे बउआ पिताजी का नाम क्या हुआ आपका, तो आप बताइएगा, तो ये सब चीज़ चेक करेंगे। आंख में डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा तो कुछ पढ़वा के देख लेंगे, या कितना पढ़ा लिखा है ये सब पूछ लेंगे। तो ये सब कुछ होता है बाहरी रूपरेखा। तो यहाँ कहता है फिजिकल साइज, आपका साइज बड़ा छोटा है वो दिखाई दिया ना, लेकिन आपके लीवर का साइज क्या है, आप क्या खा के आए हैं, आप खाते क्या हैं, ये सब देखता है। लेकिन खाना पचता कैसे ये कोई देखता है, नहीं देखता है। तो फिजिकल साइज, जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये 1 किलो चीनी का एक मिश्री है, 1 किलो चीनी का ये मिश्री है। इसी मिश्री को क्या किए, कुछ पार्ट में हम तोड़ दिए, 3-4 भाग में तोड़ दिए, और इसी मिश्री को हम क्या कर रहे हैं कि इधर आपको और छोटे छोटे साइज में तोड़ रहे हैं, और छोटा छोटा साइज में तोड़ रहे हैं। अभी बताओ, इसी मिश्री को हम क्या किए कि पाउडर के रूप में बदल दिए। किस रूप में चेंज कर दिए, पाउडर के रूप में। अब तुम हमको बताओ कि कौन पहले मिलेगा भाई, कौन मिलेगा, ये मिश्री पहले मिलेगा, ये मिश्री चीनी पहले मिलेगा, कि ये चीनी मिलेगा, कि ये मिलेगा। तो सीधा सा आंसर तुम्हारा कौन होगा जानते हो, कि जो पाउडर के फॉर्म में है वो सबसे पहले मिल जाएगा। उससे जो बड़ा साइज का होगा उसमें ज़्यादा समय लगेगा, उससे जो बड़ा साइज का होगा उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। आज मिश्री हो सकता है तो 2 दिन में गले। काहे ऐसा होता है जानते हो, इसीलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया पर जो रिएक्शंस होता है, जो रिएक्टिव साइट्स आपके होते हैं सरफेस एरिया, तो इसमें सरफेस एरिया जो सतह होगा वो वाटर के कांटेक्ट में कम सतह होगा। इसमें सतह बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, इसमें भी सतह बढ़ जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जिसको रिएक्टिव साइट बोलते हैं, तो वो रिएक्टिव साइट जहाँ रिएक्शन होता है ना, उसी जगह को रिएक्टिव साइट बोलते हैं। तो शेप साइज में परिवर्तन करने पर उसका रिएक्टिव साइट्स बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे ही उसके क्या होंगे कि आपको रिएक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। यही कहता है कि फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के फिजिकल साइट को जितना छोटा कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा, उतने रिएक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगे, और उतना रिएक्शंस क्या होगा, उतना ही रिएक्शंस आपको सुपीरियर वे और सुपर में एकदम बहुत फास्ट रिएक्शंस होगा। नेक्स्ट कहता है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं
केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए केमिकल नेचर में क्या, हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं। केमिकल नेचर में क्या होगा भाई? केमिकल बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड का संख्या बढ़ा देंगे। केमिकल बॉन्ड की संख्या बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, यहाँ लिख दिए हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ये इसी का कहानी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इसी में बता देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को भी, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिएगा, जैसे ही मजबूत हो जाएगा बंधन तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। केमिकल नेचर भी हो गया कि बॉन्ड्स का संख्या बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। अरे ज़्यादा बॉन्ड होगा, लड़ने जाएगा 50 आदमी रहेगा तो मारने में वक्त न लगेगा, या मार खा के भी आ सकता है। तो वही चीज़ है कि केमिकल बॉन्ड का संख्या अगर बढ़ा दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। बॉन्ड की क्षमता को बढ़ा दीजिएगा तो तोड़ने में ज़्यादा समय लगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या गया? इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर हमारे लिए तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिजिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताइए आप लोग, कोई हमको बताएगा कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? नहीं ना जानता है? नहीं जानता है तो कैसे पढ़ेगा फिजिक्स? पढ़ेगा? डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? अच्छा नहीं जानता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो क्या होता है। पूछेगा, हम समझाते हैं, ध्यान से समझ लो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो बच्चा किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है। दोनों प्रॉपर्टी होता है, किसका? मीडियम का, माध्यम का प्रॉपर्टी होता है। दोनों का काम अलग अलग होता है लेकिन प्रॉपर्टी माध्यम का ही होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा वो अपने मीडियम के अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उसके रेट को कंट्रोल करता है। बाबू रेट को कंट्रोल कर रहे हैं हम, तो वो किस रेट से जाएगा, या उसको जाने देगा या नहीं जाने देगा, उसको जाने देगा या नहीं जाने देगा। कहेगा भाई चलना होगा तो रुक रुक के चलो, ठीक है, हम तुमको गुजरने नहीं देंगे। जैसे तुम लोग मानता है अब नौकरी नहीं हुआ तो सब जाके रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता है, पटरी पर बैठ जाता है, भाई हम ट्रेन को गुजरने ही नहीं देंगे, गुजारना है तो मेरे सीना पर से गुजारो। तो वही कहानी इसके हाथ में होता है, जो तुम्हारा कहानी है वही कहानी यहाँ भी होता है। तो मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के द्वारा मीडियम ये डिसाइड करके बताता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होगा। अब वही मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे ये मीडियम बताता है कि उसके अंदर किस वेवलेंथ का लाइट किस गति से जाएगा और क्या पाथ होगा उसका, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिलहाल चलिए डाइलेक्ट्रिक समझा दिए, अपने पॉइंट पर आते हैं। अपना पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, नॉन आयनिक नहीं, अभी हम बता रहे थे। डाई इलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा वो ये डिसाइड करके बताता है कि उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्या? आयनिक, जो आयंस के फॉर्म में होंगे, या तो उस पर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, ठीक है। तो उसको डिसाइड करता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मान लीजिए किसी मीडियम का ज़्यादा है तो आयंस के फ्लो तेजी से होंगे। जब आयंस का फ्लो तेजी से होगा तो केमिकल रिएक्शन बिंदास बहुत तेज होगा, ठीक है। क्या होगा? बहुत तेज होगा। अगर कम होगा तो केमिकल रिएक्शन स्लो होंगे। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, छोटा ही पॉइंट था लेकिन था, डील कर दिए। अब कहता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जानता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, ये भी समझा देते हैं, समझ लो। नहीं समझेगा तो फिजिकल डायलॉग करके एक सीरीज आएगा, उसमें आपको समझाएंगे। शारदा क्लासेस के चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा। फिजिकल डायलॉग करके आएगा, मैथमेटिकल डायलॉग का सीरीज चल रहा है। फिजिकल डायलॉग में एक एक वर्ड को, एक एक टर्म्स को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहा जाएगा? जब चार्ज स्टैटिक होता है, रेस्ट अवस्था में होता है, उसके द्वारा जो
जितना दूर में उसका, जितना क्षेत्र में उसका प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वही चार्ज जब मोशन में चला जाता है तो उसके द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया जाता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बस इतना ही जानो अभी। अब क्या कहता है, हमको जो पढ़ाना है, कहता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व्स पोलर स्पेसीज। कहता है कि इफ रिएक्शंस इन्वॉल्व पोलर स्पेसीज, रिएक्शंस किसको इन्वॉल्व करता है, पोलर स्पेसीज को इन्वॉल्व करता है। तब इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इफ ए, ये आपका गलत है लिखा हुआ, इफ ए रिएक्शन बी नहीं होगा, इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व पोलर स्पेसीज। सिंपल सा बात है, पोलर यानी चार्ज होगा। अरे सोडियम पर चार्ज कब आएगा भाई, सोडियम को प्लस में बदल देंगे, एगो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब आएगा। क्लोरीन पर चार्ज कब आएगा, जब क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देगा, Cl माइनस कर देगा। तो जब पोलर फॉर्म में आ जाएगा, यही फॉर्म है, पोलर स्पेसीज जब हो जाएंगे तो वहाँ पर चार्ज का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होगा। और यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तब काम करेगा जब पोलर स्पेसीज होगा। आप पोलर स्पेसीज होंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा तो ये उसके रेट को बढ़ाने घटाने का काम आसानी से करता है। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। एक पॉइंट और, हाँ, नेचर ऑफ, इसमें हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कुछ। इसमें आपका मिक्सचर जो होगा तो वो आपका होमोजीनियस नेचर का जो होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में जो आपका होगा तो हेट्रोजीनियस वाला का रेट जो होता है वो आपको हेट्रोजीनियस वाला का रेट, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, हेट्रोजीनियस जो होगा उसका रेट आपका होमोजीनियस यानी विसमांग वाला के अपेक्षा, समांग वाला के अपेक्षा विसमांग वाला का जो होता है रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समांग वाले की अपेक्षा क्या होता है, विसमांग वाले का रेट जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का 9 पॉइंट का थॉरो डिस्कशन किए। आप लोग जो शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, वो सारे चीज़, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग शारदा केमिस्ट्री वाले चैनल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनके घर में छोटे छोटे भाई बहन और सब लोग होंगे। इस पर तो केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। शारदा क्लासेस करके हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस चैनल पे भी जाइएगा और उसमें तरह तरह के, सब तरह के फैकल्टी जो है वो आपके अवेलेबल है और सब सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमको भी खुश रखिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।